अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये पंजाब जो कोर्सेज़ है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी और सारे के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज़ चेंज हो गए हैं। तो ये न्यू बुक है, उसके लेक्चर्स में अभी शुरू करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने न्यू और ओल्ड जो बायोलॉजी बुक है उसको जल्दी से सिर्फ़ और सिर्फ उसके कंटेंट्स जो है वो मैच कर देता हूँ कि कोई डिफरेंस वगैरह है या नहीं है। ऑल्दो जब आप लोग अंदर टेक्स्ट पढ़ते हैं तो काफ़ी सारा डिफरेंस आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ज़ाहिरी सी बात है, साइंस है, कंसेप्ट्स वगैरह चेंज तो नहीं होते, लेकिन जो टेक्स्ट होता है, जो लैंग्वेज होता है बुक के अंदर, या जो छोटे छोटे कभी कभार डिटेल्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी सारे चेंज हो चुके हैं। तो पुरानी बुक आप लोग फॉलो नहीं करेंगे, न्यू बुक आप लोगों को लेनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को न्यू बुक और ओल्ड बुक दोनों के कंटेंट्स दिखा देता हूं और फिर हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेते हैं। ये जो आप लोगों को एक साइड पे नज़र आ रहे हैं जिसका पिंक कलर है, ये आप लोगों को न्यू बुक के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को दिखाए थे, और ये आप लोगों को ओल्ड बुक के कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग ओल्ड बुक देखते हैं तो उसमें 14 चैप्टर्स दिए गए हैं, और अगर आप लोग न्यू बुक देखते हैं तो इसके अंदर 12 चैप्टर्स आप लोगों के सामने दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को अभी आइडिया हो जाएगा कि जो कंटेंट्स है वो ऑलमोस्ट सम हाउ आप लोग बोल सकते हैं कि बराबर बराबर है, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग देखेंगे सो न्यू बुक जो आप लोगों की है वो आप लाइक अगर इसको हम निकाले, ये मीनिंग्स वगैरह जितने भी दिए गए होते हैं अल्फाज की ये निकाले तो 278 पेजेस की आप लोगों की न्यू बुक है, और ओल्ड बुक भी आप लोग बोल सकते हैं कि वो भी 278 पेजेस की बुक थी। सम हाउ आप लोग बोल सकते हैं कि बराबर बराबर है। चैप्टर नंबर क्यों चेंज हुआ है वो आप लोगों को अभी बीच में आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को आइडिया दूं कि यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया जो चैप्टर आप लोगों को दिया गया है, चैप्टर नंबर 10 ओल्ड बुक में, इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और बहुत बोरिंग पॉइंट भी है कि यही चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस हुआ है। पूरे का पूरा जो एनिमेलिया चैप्टर है वो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिस्कस हुआ है। सो ये आप लोगों को कुछ जनरल आइडियाज़ जो है वो याद होने चाहिए। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, और वैरायटी ऑफ लाइफ वाला जो क्लास चैप्टर है वो यहाँ पर भी मौजूद है। बैक्टीरिया एंड वायरसेस चैप्टर यहाँ अलग मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ देखते हैं तो बैक्टीरिया वाला चैप्टर जो है वो ये है, और वैरायटी ऑफ लाइफ यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर सारे के सारे वायरसेस डिस्कस किए हैं। सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज यहाँ पर तीसरा चैप्टर है, तो यहाँ पर जो सेल चैप्टर है और ऑर्गेनेलीज है वो 4th है। मालिक्यूलर बायोलॉजी जिसको आप लोग बायो मालिक्यूल्स वगैरह भी डिस्कस कर सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। एंजाइम चैप्टर यहाँ भी है, एंजाइम चैप्टर ओल्ड बुक में भी है। बायो एनर्जेटिक्स यहाँ पर भी है, बायो एनर्जेटिक्स यहाँ पर 11th है। स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलेगा, बल्कि पहले एफएससी में ये किसी ने पढ़ा ही नहीं है। ये वाला जो स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी जो टॉपिक है वो आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ न्यूट्रिशन के अंदर मौजूद है, और न्यूट्रिशन के साथ साथ आप लोग बोल सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज के अंदर भी थोड़ा बहुत मौजूद है, बल्कि इवन ट्रांसपोर्ट के अंदर भी मौजूद है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर न्यूट्रिशन के अंदर मौजूद है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज के अंदर मौजूद है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के अंदर मौजूद है। स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम बिल्कुल यहाँ पर नया ऐड कर दिया गया है। आप लोग बोल सकते हैं कि ये सेकेंड ईयर से ये वाला चैप्टर आया है। अब आप लोग थोड़ी देर के लिए खुश हो गए होंगे कि प्रोटेस्टा यहाँ से डिलीट हो गया है, जो कि यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा। फंजाई यहाँ से डिलीट हो गया है जो नज़र नहीं आ रहा। प्लांटाई यहाँ से डिलीट हो गया है जो कि यहाँ नज़र नहीं आ रहा। जब आप लोग चैप्टर नंबर 1 अपना ओपन करेंगे ना तो ये तकरीबन आप लोग देख ले 33 पेजेस का पहला चैप्टर है।
अगर आप लोग यहाँ पर पहला चैप्टर देखेंगे तो वो तकरीबन 17 या 16 पेजेस का है, लेकिन यहाँ 33 पेजेस का है। सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर फंजाई भी है, प्लांटाई भी है, प्रोटेस्टा भी डिस्कस किए हैं, बैक्टीरिया भी डिस्कस किए हैं, आर्किया भी डिस्कस किए हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस बुक के अंदर डिस्कस की है। तो काफ़ी बोरिंग भी बन रहा है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी बन रहा है। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मेरा इरादा है इसके कंपैरिजन पे मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और अपना कोर्स शुरू कर देते हैं। कोर्स हम अपना डिस्कस कर लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर का ये हमारा पहला लेक्चर होगा। आप लोग इसको इंतहाई गौर से सुनेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन चैप्टर के जो कंटेंट्स है वो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बता दिए। हमने कुछ जनरल बातें यहाँ डिस्कस करनी है, फिर देखना आप लोग कि क्लासिफिकेशन में जो डोमेन्स है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया, उस पर हमने डिस्कशन करनी है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो नॉर्मली आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस वगैरह, ये हमने डिस्कस करने हैं। इसी चैप्टर के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया ना, चैप्टर नंबर 1 में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमिलिया हम सरसरी डिस्कस करेंगे। मज़े की बात यह है कि इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे वायरसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड की बुक में अक्सर अलग पूरे का पूरा चैप्टर होता है, उसमें से चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम इकोलॉजी के हवाले से यहाँ डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड सो ऑन। सम हाउ जो है ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का लॉन्ग चैप्टर बन जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी, इंतहाई गौर से आप लोगों ने सुनना है। मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल होगा, मैं सबसे पहले ऐसे करूँगा कि आप लोगों को एक पूरे टॉपिक का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो हमने डिस्कशन करनी है, पहला पेज 2-3 पेजेस हमने डिस्कस करने हैं कि डोमेन, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया क्या होते हैं। उसके बाद जब आप लोगों को कंसेप्ट की समझ आ जाएगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम डिस्कशन करेंगे बुक के अंदर से रीडिंग की। सो बुक से जब मैं रीड करूँगा तो टेक्निकली वो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, लेकिन चूंकि बुक के अंदर चीज़ें हैं और मैं चाहता हूँ आप लोगों को अल्फाज की भी समझ आ जाए। सो वेलकम टू काका खेल्स बायोलॉजी। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक अगर इनकेस करना चाहे तो ज़रूर कर ले, और अभी के अभी आप लोग नोटबुक्स निकाले। जो जो चीज़ें जिस अंदाज में मैं बोल रहा हूँ उसी अंदाज में आप लोगों ने गौर से सुननी है, अभी के अभी याद हो जाएंगी चीज़ें, ज़र्रा बराबर भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। जो मैंने अपने फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए हैं ना, उसको इंतहाई गौर से आप लोगों ने सुनना है। बुक की समझ मिनट्स के हिसाब से आ जाएगी, याद मिनट्स के हिसाब से हो जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, सुनना है। सबसे पहला जो हमने आइडिया डिस्कस करना है वो है हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमने डिस्कस करना है इस वाले लेक्चर के अंदर कि 3 डिफरेंट टाइप्स के डोमेन कौन से होते हैं, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों को ब्रीफली क्या कर देता हूं, एक आइडिया दे देता हूं कि डोमेन क्या होते हैं और वो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। याद रखना है आप लोगों ने कि हमेशा ह्यूमन क्लासिफिकेशन करता आ रहा है, लिविंग थिंग्स को वो क्लासिफाई करता आ रहा है डिफरेंट सारे ग्रुप्स में। अगर हम बहुत पुराने अंदाज में शुरू कर ले, पुराने लोगों को देखें कि उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई किया था या कौन कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, सो वो बात शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट 1735 से। 1735 में एक बहुत ही फेमस, आप समझे कि उस टाइम का एक फ़िलासफ़र है जिनका नाम है कार्लस लिनियस, जिनके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर शुरू किया था। कार्लस लिनियस का क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनोमी में बहुत बड़ा रोल है। अपने टाइम का ये बहुत, आप समझे कि कंसिडर किया जाता है, इसको फेमस फ़िलासफ़र कंसिडर किया जाता है। कार्लस लिनियस ने स्टार्ट में आप लोग बोलेंगे कि तमाम ऑर्गेनिज्म को जो इस प्लेनेट के ऊपर पाए जाते हैं उनको 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने बनाया था, कार्लस लिनियस ने बनाया था। अब उनके अकॉर्डिंग जो 2 किंगडम्स होते थे उसमें एक किंगडम को हम बोलते थे किंगडम प्लांटाई और दूसरे किंगडम को हम बोलते थे किंगडम एनिमिलिया। लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था
कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था इसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक जो बुक के अंदर नहीं लिखा वो ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखने के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर कर दिए, स्पेशली यूग्लिना, सो यूग्लिना के लिए कोई यहाँ पर क्लासिफिकेशन में स्पेस नहीं है। अब अगर यूग्लिना को यहाँ रखेंगे तो भी मसला है और यहाँ रखेंगे तो भी मसला है। इस वजह से हमें इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करना पड़ा और मॉडिफाई करने के बाद हमने 1866 में एक और क्लासिफिकेशन बना दिया और उसको हम बोलेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था, आप बोलेंगे कि ये अर्नेस्ट हैकेल को इसका क्रेडिट जाता है। क्यों इनको क्रेडिट जाता है? क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूग्लिना या यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए कोई स्पेस नहीं था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा इन नए ऑर्गेनिजम्स के लिए मैं एक और ग्रुप बना देता हूँ और उस ग्रुप को हम नाम देंगे प्रोटेस्टा। सो इनिशियली हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता था, लेकिन कुछ अरसे बाद वो चेंज हो गया और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। स्टार्ट के जो किंगडम्स थे वो किंगडम प्लांटाई और एनिमेलिया है, लेकिन बाद में प्लांटाई, एनिमेलिया और किंगडम प्रोटेस्टा हमारे पास तीन किंगडम हो गए। अब मैंने आप लोगों को पहले भी ये बताया है और आप लोगों ने सुना होगा कि क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट होता है, इस वजह से क्योंकि जब नए नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते हैं तो उनको क्लासिफाई करना होता है, तो अक्सर ये मसलसल चेंज होता है। ऑल्दो फॉर द टाइम बीइंग ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन तो सही था, लेकिन इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स थे। तो हुआ क्या, 1969 में एक और बायोलॉजिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट वेटेकर। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया और इसको चेंज करके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया। अब अगर आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे और वहाँ से रीडिंग करेंगे, जो कि मैं अभी करूँगा, सो आप लोगों की बुक यहाँ से शुरू हो गई है 1969 से। सो ये MCQs के लिए आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो आजकल चल रहा होता है वो किसने प्रेजेंट किया था, वो रॉबर्ट वेटेकर ने प्रेजेंट कर दिया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो उनका था, उनमें पहला किंगडम मोनेरा था, दूसरा प्रोटेस्टा है, तीसरा फंजाई है, फोर्थ प्लांटाई है और फिफ्थ आप लोग डिस्कस करेंगे एनिमेलिया है। सो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन और फिर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे अभी थोड़ी देर के लिए मैं जाके डिस्कशन करूँगा। इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। अभी तक अगर आप लोग देखेंगे तो क्लासिफिकेशन का जो हमारा सबसे बड़ा यूनिट चल रहा है ना, वो किंगडम चल रहा है कि आप ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग किंगडम के अंदर क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक मसला है और वो मसला ये है कि अभी तक हम सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और बाकी चारों के चारों ऑर्गेनिजम्स हमें क्या मिल रहे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हुआ, जब हम 1990 की तरफ आते हैं, सो एक और बंदा है और उनका नाम है कार्ल वोस। उन्होंने इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को गलत कंसिडर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो किंगडम मोनेरा को आप एक ग्रुप बोल रहे हैं, ये असल में एक ग्रुप नहीं है। एक ग्रुप क्यों नहीं है, मैं भी नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन कार्ल वोस ने कहा कि किंगडम मोनेरा के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनको एक दूसरे से अलग अलग करना पड़ेगा और रिमेनिंग जो चारों के चारों इंडिविजुअल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो एक अलग ग्रुप है। सो टेक्निकली कार्ल वोस आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ऑर्गेनिज्म को फाइव किंगडम के अंदर नहीं डिवाइड कर सकते, बल्कि उनको एक और ग्रुप के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा और उनको हम बोलते हैं डोमेन। सो कार्ल वोस ने क्या किया, उन्होंने थ्री डोमेन्स बना दिए या थ्री डोमेन सिस्टम बना दिया। दो डोमेन्स कहाँ से बना दिए उन्होंने, किंगडम मोनेरा के अंदर बना दिए और एक डोमेन ये पूरे का पूरा जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बना दिया। उनके अकॉर्डिंग जो तीन डोमेन्स है उसमें से एक को हम बोलते हैं आर्किया, दूसरे को हम बोलते हैं बैक्टीरिया और तीसरे को हम बोलते हैं यूकैरिया। ये तीनों के तीनों डोमेन्स कैसे होते हैं इस पे हम आगे जाके नेक्स्ट पेज पे डिस्कशन कर लेते हैं। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पेपर के लिए याद होना चाहिए वो ये है कि रॉबर्ट वेटेकर ने
5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में बनाया था, और थ्री डोमेन सिस्टम जो है वो कार्ल वोस ने 1990 में बनाया था। बुक के अंदर ये नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब अगर आप लोग आगे देखेंगे, सो ये जो पिक्चर मैंने आप लोगों के सामने दिया है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ये वो 5 किंगडम्स है जो कि असल में रॉबर्ट विटेकर ने बनाए थे। इसमें से ये वाला जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये किंगडम मोनेरा है, ये किंगडम प्रोटेस्टा है, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम फंजाई। ये 5 डिफरेंट टाइप्स के किंगडम होते हैं। याद रखना है आप लोगों ने कि अगर हम इन तमाम के सेल्स को कंपेयर कर लेते हैं, सो आप लोग बोलेंगे कि किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे सेल्स कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इन 5 किंगडम्स में से ये वाहिद ग्रुप है जो कि आप लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक होता है। बैक्टीरिया, या जिसको आप लोग दूसरे अल्फाज में किंगडम मोनेरा, ये क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक होता है। रिमेनिंग 4 किंगडम को अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब हो गया कि सेल टाइप की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म या तो प्रोकैरियोटिक होंगे या यूकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा आएगा। यूकैरियोटिक के अंदर आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोग डिस्कस करेंगे कि 4 किंगडम्स जो है वो ये ऊपर वाले आते हैं। अब कार्ल वोस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो आप लोग इन मोनेरा को एक ग्रुप बोल रहे हैं, एक टाइप के प्रोकैरियोट बोल रहे हैं, ये एक टाइप के नहीं है, बल्कि ये तो 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। इस ग्रुप के अंदर बैक्टीरिया जो आप लोग बोल रहे हैं, मोनेरा जो बोल रहे हैं, वो एक तरह नहीं है, वो 2 अलग अलग ग्रुप्स है। सो हमें इस पूरे के पूरे ग्रुप को कट करके 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। वो 2 अलग अलग ग्रुप्स कौन से हैं? आर्किया, और दूसरे को हम बोलेंगे बैक्टीरिया। सो अभी तक मैं यहाँ पर किंगडम मोनेरा को किंगडम मोनेरा बोल रहा हूँ, लेकिन अगर उनको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, सो ये वाला पार्ट जो है ये आर्किया बन जाएगा, ये वाला पार्ट आप बोलेंगे बैक्टीरिया बन जाएगा, और रिमेनिंग ये पूरे का पूरा जो पार्ट आप लोगों को 4 का नज़र आ रहा है, इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम यूकैरिया नाम देंगे। सो ये 4 किंगडम्स कंबाइन मिला के यूकैरिया बना देगा, और बैक्टीरिया या मोनेरा के अंदर एक जो ग्रुप बन जाएगा वो आर्किया है और दूसरा बैक्टीरिया है। इन तीनों के तीनों ग्रुप्स को, ये जो तीनों ग्रुप्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इन तीनों को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम 3 डोमेन सिस्टम बोलते हैं। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है और 3 डोमेन में डिवाइड किया जाता है। ये 3 डोमेन किसने बनाए थे? आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि कार्ल वोस ने बनाए थे। अभी जब मैं ये रीड करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। अब हमने थोड़ी देर के लिए ये अंडरस्टैंड करना है कि अभी तक तो हम प्रोकैरियोट को एक बोल रहे थे कि ये सारे एक जैसे हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोकैरियोट के अंदर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो आर्किया के हैं और कुछ बैक्टीरिया के हैं। तो हम इस आर्किया को 2 मिनट में ज़रा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और आगे डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऐसे क्या है जो कि बैक्टीरिया और यूकैरिया से क्या होगा? डिफरेंट होगा। सो 3 डोमेन सिस्टम में मैं ये पॉइंट समझाने लगा हूँ कि नाउ बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट आर्किया एंड बैक्टीरिया evolved independently from some common ancestor। अगर आप लोग ये पिक्चर देखेंगे जो आप लोगों की बुक में दिया गया है, ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। दूसरे अल्फाज में आप लोग बोलेंगे कि ये एवोल्यूशनरी ट्री है। यहाँ पर एक कॉमन ऑर्गेनिज्म है, इस कॉमन ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन हो गया और एक साइड पे ये पूरे का पूरा बड़ा ग्रुप बन गया। इस पूरे के पूरे बड़े ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं डोमेन बैक्टीरिया, और दूसरा ग्रुप यहाँ पर बन गया। ये वाले ग्रुप को जो येलो कलर का नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको हम आर्किया बोलते हैं। सो आप लोग देख ले कि आर्किया का जो ओरिजिन है वो अलग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है और बैक्टीरिया का जो ओरिजिन है वो अलग पॉइंट पे यहाँ पर जाके हो रहा है। सो इसका मतलब हो गया कि आर्किया और बैक्टीरिया का जो एंसेस्टर है वो ऑल्दो कॉमन तो है, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट्स पे एक दूसरे से क्या हो गए हैं? एमर्ज हो गए हैं। अगर इसी पिक्चर को आप लोग दोबारा देखेंगे, सो मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट दैट आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड
टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। इसी पिक्चर के अंदर आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन नज़र आ रहा है। मज़े की बात यह है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है वो इस डायरेक्शन की तरफ जाके इवॉल्व हो रहे हैं, और आर्किया प्रोकैरियोटिक है वो इस डायरेक्शन की तरफ जाके इवॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आर्किया सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन पे जाके इवॉल्व नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पर तो यूकैरियोट या यूकैरिया जो डोमेन है वो भी तो इवॉल्व हो रहा है। सो इस सेंटेंस का यही मतलब है कि आर्किया के कैरेक्टरिस्टिक को अगर मैच किया जाए ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के साथ नहीं मिलते, बल्कि ये तो यूकैरियोट के साथ आ रहा है, क्लोज आ रहा है, ऑल्दो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इस पॉइंट का मतलब ये है। इन अदर वर्ड्स, यूकैरिया इवॉल्व्ड फ्रॉम आर्किया आफ्टर आर्किया स्प्लिट ऑफ फ्रॉम बैक्टीरिया। सो अगर आप लोग इस पिक्चर में देखेंगे तो ये देख ले, ये ऐसे एवोल्यूशन हुआ, ये बैक्टीरिया बन गया, ये आर्किया बन गया, और फिर आर्किया के अंदर से स्प्लिट अकर हो गया, और स्प्लिट होके एक यूकैरिया ग्रुप बन गया और दूसरा ये आर्किया ग्रुप बन गया। सो ये अभी हम सारी बातें क्या करेंगे, बुक से डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों को मैंने सिर्फ और सिर्फ जल्दी जल्दी से समरी समझानी थी। आप लोग मज़ीद जो टेक्स्ट है वो अब अपनी बुक से देखेंगे।